जय हिंद दोस्तों। जोहार झारखंड। स्वागत करते हैं आज के आपके करंट अफेयर सेशन में। ध्यान देने बात है कि आज आपका 23 अगस्त है और 23 अगस्त का जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है या इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है मैं उसको सम्मिलित करने वाला हूँ। अब ये लगातार आपके साथ चलेगा। जैसा होगा आप इसमें कमेंट कर सकते हैं बाद में कि इस प्रकार का चाहिए सर हमें, तो मैं उस प्रकार का मैं बना के दूँगा। आप इसको एक बार पूरा देखिए कैसा क्या किया है, ठीक है। बाद में आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए मैंने न्यूज़ का कटिंग आपके सामने रख दिया है। मैं इसके नीचे आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दूँगा कि इसमें क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसमें जो पहली बात कही गई है, ध्यान रखिए दोस्तों। पहला बात कहा गया है कि झारखंड में 45,789 एमटी यानी मैट्रिक टन, ठीक है। एमटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैट्रिक टन कम यूरिया मिला है, ठीक है। किसान परेशान है। अभी ये वर्तमान में क्या हुआ है दोस्तों, ठीक है। न्यूज़ को देख लेते हैं पहले, ठीक है। ये आपका एक प्रॉपर न्यूज़ है और प्रॉपर न्यूज़ में क्या है आपके लिए कि झारखंड के पास 45,789, ठीक है। 45,789 मैट्रिक टन, एक मैट्रिक टन में 1000 टन होता है, तो कम यूरिया दिया गया है। अब इससे क्या होगा? क्यों? क्योंकि अभी फ़िलहाल में आपको पता होगा कि अभी खेती का समय चल रहा है। अभी आपका मौसम कैसा हुआ है पता है आपको? मानसून बहुत ज़्यादा तेज़ मानसून हुई है और इसके कारण क्या हुआ है कि लोग अभी धान की खेती करने वाले हैं, ठीक है। धान की खेती करने वाले हैं और इसमें आपका अधिक मात्रा में यूरिया पड़ता है, ठीक है। तो उसी के संबंध में हमारी जो कृषि मंत्री है, ठीक है, उनके द्वारा केंद्र से इस विषय में बात की गई है। तो चलिए एक-एक करके मैंने नीचे पॉइंट आउट कर दिया है। बाद में आप सबको चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है। जहाँ पर हम इसके कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। चलिए देखिएगा, मैंने यहाँ पर इसके इम्पोर्टेंट की पॉइंट को बाहर निकाल कर रख दिया है आपके लिए। चलिए ठीक है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा। देखिए अब क्या हुआ है, पॉइंट पहला क्या है कि झारखंड सरकार के द्वारा, ठीक है, अतिरिक्त यूरिया की मांग की गई है केंद्र सरकार से, ठीक है। और वर्तमान में जो हमारी जो राज्य की जो कृषि मंत्री है, कौन है? शिल्पा नेहा तिर्की, उनके द्वारा केंद्र सरकार से मांग की गई है कि झारखंड को अतिरिक्त यूरिया दिया जाए, ताकि ये किसको प्रोवाइड किया जाए? तो किसानों को दिया जाए, ठीक है। ताकि किसान क्या कर सके, तो इसको अपने खेत में डाल सके, क्योंकि अभी धान की खेती हो चुकी है, मतलब धान की खेती लग चुकी है और अभी उसमें आपको यूरिया डालना होगा, ठीक है। ध्यान रखिए दोस्तों कि झारखंड का जो मुख्य मतलब इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा हुआ है। झारखंड का जो मुख्य जो खरीफ फसल होता है, अभी हम आपको फसल के बारे में बताएंगे। टोटल 3 तरह के फसल होते हैं, हम लोग नीचे देख लेंगे, ठीक है। तो जो खरीफ फसल कौन है दोस्तों? धान है, ठीक है ना। तो झारखंड का जो मुख्य जो खरीफ फसल है वो धान है। अब एक बात याद रखिए, देखिए कुछ करंट अफेयर के साथ साथ हमको एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेके चलना पड़ेगा। हो सकता है कहीं ना कहीं साइंस में पूछ दे, ठीक है। तो इसमें पहला आप देख सकते हैं कि एक आपके लिए हम एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिए हैं कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है। आप लोग, ठीक है, यानी कि जो ह्यूमन है, जब पेशाब करते हैं, ठीक है, या जब हम लोग पेशाब करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक तरह का यूरिया होता है, आप पढ़ते होंगे, ठीक है। हाँ, तो उसमें ये जिसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है, कहीं कहीं एग्जाम में पूछ देता है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, ठीक है। आम भाषा में हम लोग पेशाब बोलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला होता है NH2, ध्यान रखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है NH2CO, ठीक है। और फिर क्या होगा दोस्तों? NH2। तो ये आपका यूरिया का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। NH2CO NH2, ये यूरिया फॉर्मूला हो गया। इसका एक दूसरा नाम भी है कार्बा, ठीक है, कार्बामाइड, ठीक है, कार्बामाइड। तो यूरिन का एक दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? दूसरा नाम क्या हो गया? कार्बामाइड। एग्जाम में कहीं पूछ सकता है कि कार्बामाइड का फॉर्मूला क्या है या यूरिया का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। चलिए अच्छा, इससे कुछ और मिलता जुलता हम लोग झारखंड में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट ये है कि धनबाद के सिंदरी में, ध्यान रखिए दोस्तों, धनबाद हमारा जो जिला है, ठीक है, वहाँ पर आपको एक सिंदरी जगह मिलेगा। वहाँ पर आपको रासायनिक उर्वरक कारखाना मिलता है, ठीक है। धनबाद के सिंदरी में हमको क्या मिलता है? तो हमारा एक रासायनिक उर्वरक कारखाना ऑलरेडी है, ठीक है। और जिसकी क्षमता 13 लाख मैट्रिक टन है। एक एमटी का मतलब होता है दोस्तों 1000, ठीक है, केजी, ठीक है, 1000 केजी। तो एक मैट्रिक टन बराबर होता है 1000 केजी। इसकी क्षमता 13 लाख मैट्रिक टन है, ठीक है ना। अब बात समझिए कि अभी ऐसा क्या हुआ है वर्तमान में कि यूरिया की मांग बढ़ गई है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत है, भारत क्या करता है? तो विदेशों से भी यूरिया का निर्यात करता है, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है कि उसको यूरिया की आवश्यकता पड़ जाती है, इतना होने के बावजूद भी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड के पास खुद एक क्या है, सिंदरी में, झारखंड के पास खुद सिंदरी में एक आपका रासायनिक कारखाना है, उर्वरक रासायनिक कारखाना है। लेकिन होता क्या है
कि यहाँ से जो कारखाना से जो रसायन बनता है, उर्वरक बनता है, तो सबसे पहले बाकी राज्यों को दिया जाता है, बाद में अपने राज्य को मिलता है। तो पहली समस्या ये हो गई। दूसरी समस्या ये हो गई कि चीन के द्वारा निर्यात बंद के कर दिया गया है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जो भारत और चीन के बीच जो आपस सीमा विवाद हुआ था, या सीमा में जो अभी कुछ चल रहा था विवाद, उसके चलते ऐसा हुआ है। और दूसरा है कि यूक्रेन युद्ध, आपको पता होगा 2-3 साल से अभी यूक्रेन युद्ध हो गया, 3 साल से ऊपर हो गया यूक्रेन युद्ध को, और युद्ध रुकने का नाम नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, जल्दी से फिर वापस देख लेते हैं कि भारत में कितने प्रकार के फसल है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेंगे, ठीक है। आप बोलिएगा तो उसको हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। चलिए, तो भारत में जो फसल है, ध्यान रखिए दोस्तों, भारत में फसलों को ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बाँटा जाता है। यानी भारत में जितने फसल होते हैं ना, उसको ऋतु, यानी कि आपको पता होगा वसंत ऋतु हो गया, ठीक है। तो उस ऋतु के आधार पर हम लोग फसलों को 3 प्रकार में बाँटते हैं, और उसको बोला जाता है रबी, खरीफ और जायद, ठीक है, जायदा, ठीक है, जायदा या जायद कहीं बोलते हैं। तो रबी, खरीफ और जायदा। तो खरीफ फसल किसको बोलते हैं? तो खरीफ फसल किसको बोलते हैं दोस्तों ना, कि जून जुलाई में जब बारिश होती है, यानी कि जून जुलाई अगस्त में जब बारिश होती है, तो उस समय, ठीक है ना, यानी कि मानसून फसल इसको, ठीक है ना दोस्तों, यानी कि खरीफ फसल को मानसून फसल बोला जाता है। और इसको मानसून के समय बोया जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको कब बोया जाता है दोस्तों, मानसून के समय हम लोग इसको बोते हैं। और सितंबर और अक्टूबर के समय काटा जाता है, यानी कि अर्थात आप समझिए नवंबर तक मान लीजिए, ठीक है, नवंबर तक, ठीक है, यानी कि छठ से पहले, ठीक है, लमसम छठ से पहले इसको काट लिया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये बढ़ने के लिए अधिक पानी और गर्मी मौसम की आवश्यकता होती है, यानी कि बात सोचिए इसमें, अब बात पूरा सुनिएगा इसमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है, आपको समझने में आसानी देखिए। जिनका जियोग्राफी स्ट्रांग होता है, ठीक है, तो उनको कहीं समझने में दिक्कत नहीं होती है। क्या कहा जाता है कि जब इनको जब बोया जाता है ना, तो इसलिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो गौर से देखिएगा, जब भी धान की खेती होती है, तो जब उसको बीज बोया जाता है, तो उसको अधिक मात्रा में पानी चाहिए होता है। और जब पानी सूख जाता होता है, उसको बढ़ने के लिए गर्मी चाहिए होता है, ठीक है ना, गर्म मौसम चाहिए होता है हल्का-फुल्का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब उदाहरण के लिए देख लीजिए, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूँगफली, जूट, गन्ना, हल्दी, दाल जैसे उड़द, ठीक है। ये सब क्या हो गए दोस्तों, हमारी ये खरीफ फसल हो गए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गया है। इसको आप पीडीएफ या जब आप कॉपी में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। मैं प्रयास करूँगा कि इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाए, क्योंकि नया चैनल है, आप सपोर्ट कीजिएगा तो आगे चलकर हम इसके लिए सब कुछ व्यवस्था करवाएँगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब इसमें अगला देखिए दोस्तों पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें देखिए, अगला उसी में पॉइंट दे दिए हैं, रबी फसल किसको बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, रबी फसल ये अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है। यानी ध्यान देखिएगा कि ये अक्टूबर से नवंबर के बीच बोया जाएगा, ठीक है। यानी कि जब आपका छठ खत्म हो जाएगा, दिवाली खत्म हो जाएगा, तब बोया जाता है। और अप्रैल और मई में कटता है, अप्रैल और मई के बीच में कटता है। बीजों के अंकुरण और परिपक्व के लिए इसको गर्म जलवायु चाहिए, यानी कि जब गर्मी है ना, इसमें बीजों का अंकुरण होगा, यानी बीज कब फटेंगे, तो गर्मी के समय फटेंगे, ठीक है। और इस और इसको वृद्धि के लिए, यानी बढ़ने के लिए ठंडी जलवायु चाहिए। अर्थात जब मौसम ठंडा होता है, यानी कि जब मौसम जब ठंडा होता है, तब इसको बोया जाता है। तब ये धीरे-धीरे जल्दी बढ़ते हैं। और इसको परिपक्व होने के लिए, यानी कि इसको पकने के लिए इसको गर्म मौसम चाहिए, ठीक है। उदाहरण के लिए गेहूँ, चना, मटर, आलू, टमाटर, प्याज़, तिलहन, ठीक है। ये सब किसके उदाहरण हुए दोस्तों, रबी फसल के उदाहरण हो गए। और अंत में आते हैं जायद, ठीक है, जायदा फसल या जायद। तो इसमें आपको लिखा हुआ है, इसमें रबी और खरीफ फसलों के मौसम के बीच, ठीक है ना, मार्च जून में इसको बोया जाता है, ठीक है। जो आपका खरीफ फसल हो गया और रबी फसल हो गया, उनके बीच में, ठीक है ना, उसके बीच में इसको उगाया जाता है। ये जल्दी पकने वाले फसल होते हैं, यानी कि एग्जाम में पूछ सकता है, बताइए जल्दी पकने वाले फसल कौन से होते हैं, तो जायद फसल होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, कद्दू हो गया। दैनिक देखते हैं आप लोग, हम लोग याद कीजिए कि आप लोग गर्मी के दिन में खासकर, ठीक है दोस्तों, हम लोग गर्मी के दिन में कितना खाते हैं, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, बहुत ही प्रोटीन वाला चीज़ होता है, बहुत ही अच्छा चीज़ होता है। तो खासकर गर्मी के दिन में हल्का खाना खाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग हैं दोस्तों। चलिए अब देखिए, इसको आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है। अब बात समझिएगा, यहाँ पर भी क्या प्रश्न लिखा हुआ है कि सरकार ने पेश किया है 4,296.62 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट, ठीक है। यानी सरकार के द्वारा अभी अनुपूरक बजट पेश किया गया। तो आप सोचिएगा कि अभी बजट क्यों पेश किया गया है। तो यहाँ पर बजट पेश नहीं किया गया है दोस्तों, प्रश्न को आराम से पढ़िएगा। क्या बोला गया है कि प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया गया है। तो पहले समझ में आएगा भैया अनुपूरक बजट किसको बोलते हैं, पहले ये समझ में आ जाए कि बजट किसको बोलते हैं। तो इसके लिए पहले एक काम करते सुनिए, थोड़ा सा ठीक ध्यान रखिएगा कि हम लोग का जो सेशन चलता है, ठीक है, चाहे संसद का सत्र चले या फिर राज्य का सत्र चले, तो 3 बार सत्र चलता है, ठीक है।
एक होता है आपका दोस्तों, एक होता है आपका ग्रीष्मकालीन सत्र, ठीक है। पहला क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं ग्रीष्मकालीन सत्र, और एक होता है मानसून सत्र, और एक होता है शीतकालीन सत्र। तो पहला हो गया ग्रीष्मकालीन सत्र, फिर मानसून, और फिर हो गया आपका शीतकालीन सत्र। जनरली आपका जो ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, ठीक है, उसी को हम लोग बजट सत्र बोलते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा इमरजेंसी आ जाता है कि आगे चलकर हमको बजट पेश करना पड़ता है, तो बजट किसको बोलते हैं दोस्तों। तो बजट में सरकार क्या करती है, अपनी आय और व्यय का जो लेखा जोखा प्रस्तुत करती है कि मेरे पास इतना पैसा अगले साल आने वाला है, और हम इस पैसे का हम यहाँ वहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो सरकार अपना बजट बताती है। जैसे आप अपने घर में बोलते होंगे ना, जो लोग बाहर रहते होंगे तो अपने घर में आकर बोलते होंगे कि पापा ऐसा है कि अगले महीना इतना खर्च होने वाला है। तो पापा बोलते हैं ठीक है बाबू, लो तुम 5,000 पकड़ो, और तुम समझो हमको अगले महीना हिसाब देना कि कहाँ कहाँ पैसा खर्च किए हो, ठीक है। यानी कि कितना आपको पिताजी पैसा भेजे और आप कितना खर्च किए, ठीक है। तो उसका जो हिसाब लगाते हैं उसी वही क्या कहलाता है, आपका बजट कहलाता है ना। तो उसी प्रकार से ठीक केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी क्या करती है, अपने बजट का क्या करती है, रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, ठीक है ना, कि हम इतना पैसा हमको इस साल मिलने वाला है और हम इतना पैसा हम खर्च करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बजट बोलते हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ उठता है कि भैया ये तो बात समझ में आ गया, लेकिन बताइए हमको अनुपूरक बजट किसको बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले इसको एक्सप्लेन करते रहे, ध्यान रखिएगा कि अनुपूरक जो बजट है ना, उस शब्द की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 205 में और अनुच्छेद 215 में की गई है। तो बोले सर दो आर्टिकल कैसे आ गया, तो दो आर्टिकल इसलिए आया है कि जो अनुपूरक बजट है ना, ये सिर्फ केंद्र के लिए थोड़ी हो सकता है, राज्य के लिए भी तो होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं राज्य सरकार में अनुपूरक बजट, ठीक है ना, अभी अनुपूरक का बजट का मतलब आपको समझाने वाले हैं। तो उसकी चर्चा 205 में की गई है, लेकिन अगर हम केंद्र सरकार के अनुपूरक बजट की बात करें तो उसकी चर्चा हमको आर्टिकल 115 में दी गई है। अच्छा, अनुपूरक बजट किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखिए ना, वार्षिक बजट, यानी जब अब हर साल सरकार अपना बजट पेश करती है, कब, ग्रीष्मकालीन में, ठीक है, यानी कि नया सेशन शुरू होने समय, ठीक है ना। तो वार्षिक बजट पेश होता है, और वार्षिक बजट में स्वीकृत राशि से अधिक धनराशि खर्च करने की जब आवश्यकता होती है, तब इसकी मांग की जाती है। अर्थात समझिए दोस्तों, कि मान लीजिए कि आप अपने पापा से क्या बोले कि पापा हमको 5,000 दीजिए, और हम इसी में क्या करेंगे, हम ई महीना निकाल लेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपको गए और आपकी गर्लफ्रेंड दोस्त थी, और उसको वो बोली कि हमको चलो ले चलो, हमको बड़ा सा हमको स्टारबर्ग ले चलो, ठीक है, स्टारबर्ग शायद बोलते हैं, ठीक है, या बड़ा सा कोई कॉफ़ी रेस्टोरेंट ले चलो, हमको कॉफ़ी पीना है। भैया तो तुम्हारा टारगेट 5,000 का था, अब ले गए गर्लफ्रेंड को, वहाँ पर खर्चा हो गया 1,000 रुपया। अब 1,000 रुपये खर्चा हो गया तो तुम यहीं से ना पैसा काटोगे, कटौती करोगे। जब कटौती करोगे तो फिर पैसा तुमको चाहिए, तो फिर पापा से बाद में क्या बोलोगे, पापा कि किसी कारण से हम एगो नया कोर्स खरीद लिए हैं, झूठ मूठ का बोल दोगे पिताजी से 1,000 रुपया का, पापा इसलिए आपको एक्स्ट्रा और 1,000 रुपया दे दीजिए, ठीक है। पापा को भी पता है कि तुम पैसा कहाँ खर्च किए हो, लेकिन अब पैसा तो घट गया है, तो पिताजी से दोबारा क्या मांगते हो, पैसा मांगते हो नहीं मांगते हो। तो उसी प्रकार सरकार क्या करती है कि जब सरकार क्या करती है, अपने वार्षिक बजट से अधिक पैसा खर्च कर देती है, तो उसको अतिरिक्त राशि की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तब वो माँग किससे करेगी, तो ध्यान रखिए, सरकार को पैसा अपने हिसाब से नहीं निकाल सकती है। सरकार को जब भी पैसा निकालना होता है तो उसको संसद से, अगर केंद्र सरकार को पैसा निकालना है तो संसद से अनुमति लेगी, और जब उसको राज्य सरकार से पैसा निकालना है तो किससे अनुमति लेगी दोस्तों, तो वो लेगी अनुमति राज्य की विधानसभा से अनुमति लेगी। तो उसी प्रकार जो झारखंड राज्य की विधानसभा है, वहाँ से सरकार को अनुमति लेना पड़ता है कि भैया मेरा पैसा जो हम बजट में बताए थे ना, वो पैसा कम पड़ रहा है, तो हमको अतिरिक्त राशि चाहिए, सरकारी खजाने से हमको निकाल कर दिया जाए, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया दोस्तों, पहली बार प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया गया। लेकिन मानसून सत्र तो भैया कब से कब चलता है, तो आपका तो जुलाई से अगस्त चलता है, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा वर्तमान समय में जो हमारे देश के, हमारे राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन, उनका देहांत हो गया था, इसलिए जो जो मानसून सत्र है उसको बीच में रोक दिया गया था, ठीक है। इसलिए अभी इसका बाकी जो बचा हुआ समय था उसको अभी चलाया गया है, ठीक है। चलिए अब बात समझते हैं थोड़ा सा दोस्तों, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं, देखिए, ठीक है ना। इसमें सारा डिटेल लिखा हुआ है, आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कहाँ-कहाँ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर टिक आउट कर दिया है। मानसून सत्र में पेश बजट में झारखंड में प्राथमिक शिक्षा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें जो बजट पेश किया गया है मानसून सत्र में, जो प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया गया है, उसमें मुख्य रूप से किसको लक्षित किया गया है, तो पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य, और तीसरा है ग्रामीण विकास, ठीक है। यानी कि 3 इसमें इंपॉर्टेंट पिलर हैं, उनको ध्यान में केंद्रित करके बजट को रखा गया है। और ध्यान रखिएगा इसमें सबसे अधिक जो है ना किसको दिया गया, तो ग्रामीण विकास को दिया गया है। कितना पैसा दिया गया है, तो 96,809.7 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान रखा गया है कि ग्रामीण विकास के लिए इतना पैसा हम एनरोल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला हो गया, सबसे पहले ग्रामीण विकास के लिए इतना पैसा दिया गया है सबसे पहले, ठीक है, टॉप की बड़ी बात हो गई। ग्रामीण विकास में क्या हो गया, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया कि गाँव देहात का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना है, ठीक है। चलिए ये बेसिक बात हो गई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब देखते हम लोग हैं आगे पॉइंट इसको, ठीक है। चलिए अब बात समझिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पॉइंट कट गया लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी, ठीक है। अब बात समझिए, यहाँ लिखा हुआ एक पॉइंट कि झारखंड के वित्त मंत्री, ध्यान रखिएगा, अभी झारखंड के वित्त मंत्री कौन है दोस्तों, ये सब देखिए, ये करंट अफेयर का प्रश्न हो सकता है, ठीक है। एग्जाम में कहीं एक दिन पूछ देगा कि वर्तमान समय में झारखंड के वित्त मंत्री कौन है, तो राधा कृष्ण किशोर, ठीक है, राधा कृष्ण किशोर अभी झारखंड के वित्त मंत्री हैं, के द्वारा इस बजट को पेश किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बजट जब भी पेश होता है तो बजट को पेश करने का काम अगर केंद्र सरकार में राष्ट्रपति का होता है और राज्य में राज्यपाल का होता है, लेकिन वो क्या काम करते हैं कि वो बजट पेश नहीं करते हैं, बल्कि वो किसको दे देते हैं, वित्त मंत्री को दे देते हैं। तो राज्य के वित्त मंत्री के द्वारा ही इस बजट को पेश किया जाता है विधानसभा में। अच्छा, अभी वर्तमान समय में स्पीकर कौन है, तो रविंद्रनाथ महतो हैं। अभी वर्तमान समय स्पीकर कौन हो गए दोस्तों, आपको रविंद्रनाथ महतो। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन रहा है, इसको राइट डाउन करते रहिए। और झारखंड में विधानसभा की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, तो 81 है, ध्यान रखिएगा। झारखंड में विधानसभा की कुल संख्या कितनी है, सीट 81 है, ठीक है ना। कुल संख्या कितनी हुई दोस्तों, 81 हुई, थोड़ा कट गया है, ठीक है, माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब बात करते हैं, देखिए अगला फिर प्रश्न है दोस्तों, इसमें ये आ गया कि राज्य की 5 नदियों का होगा जीर्णोद्धार। ध्यान रखिएगा, राज्य की 5 नदियों का होगा जीर्णोद्धार। का मतलब ये होता है कि सरकार के द्वारा अभी वर्तमान समय में कुल 5 नदी ऐसी है जिनका जीर्णोद्धार, उनको दोबारा से जीवित करने का प्रयास किया गया है। जो गंदी हो गई उसको साफ करने का प्रयास किया गया, उसके लिए एक मिशन चलाया गया है। तो इसमें कौन कौन सी 5 नदियाँ हैं, तो राज्य की 5 नदियों का जीर्णोद्धार, यानी इसको दोबारा साफ किया जाएगा। ये कौन कौन सी नदियाँ हैं दोस्तों, तो गंगा। तो आप ध्यान रखिए दोस्तों, झारखंड के सिर्फ साहेबगंज जिले से निकलती है, ध्यान रखिएगा। झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ सिर्फ गंगा नदी क्रॉस करती है, ठीक है, ऊपरी एरिया से क्रॉस करती है। तो वहाँ पर भी क्या है, गंगा नदी को साफ करने का प्रोग्राम बनाया गया है। टोटल 5 नदियाँ हैं, गंगा है, दामोदर है, खरकई है, गरगा है और स्वर्णरेखा है। टोटल 5 नदियाँ हैं, दामोदर, गंगा, खरकई, गरगा और स्वर्णरेखा। अच्छा, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, पलामू जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। खरकई ये स्वर्णरेखा की सहायक नदी है, ठीक है, खरकई ये स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। मुझे समय मिलेगा तो मैं झारखंड की फिर नदियों के ऊपर भी आऊँगा, एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगा कि झारखंड की हर एक नदी का शॉर्ट वीडियो बना दूँगा, ताकि आप बेसिक उसको याद कर सकें। फिर गरगा नदी हो गई दोस्तों, और फिर एक स्वर्णरेखा नदी है। स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये पठार होगा, ठीक है, गलती से पत्थर हो गया है, ठीक है। ये क्या होगा दोस्तों, छोटा नागपुर पठार से निकलती है और तलसारी के बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ध्यान रखिए दोस्तों, जो बंगाल का खाड़ी है डायरेक्टली वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मैंने आपको एक एक्यूरेट लोकेशन बताया है कि तलसारी के पास गिरती है। कहाँ गिरती है, बंगाल की जो खाड़ी, जो तलसारी लोकेशन है, ठीक है ना, वहाँ पर जाके गिरती है। अच्छा, इसमें क्या क्या उद्देश्य रखा गया है दोस्तों, कि इसके तहत क्या क्या किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बोल सकते हैं, जेपीएससी के मेंस इंटरव्यू के हिसाब से पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाता है, ठीक है। ये आप एलपीटी के लिए इतना काफ़ी है। मेंस में क्या होगा तो ध्यान रखिएगा, तो रिवर बैंक और रिवर फ्रंट विकसित करने की योजना है। तो रिवर बैंक किसको बोलते हैं दोस्तों, तो जो नदी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप जो नदी देखते हैं, ये मान लीजिए आपका ये नदी हो गया, ठीक है। तो नदी का ये जो किनारे वाला हिस्सा हो गया ना, इसको बोलते हैं रिवर बैंक, ठीक है ना। नहीं बोलते हैं कि हम लोग नदी के किनारे बैठे हुए हैं, तो उसको रिवर बैंक बोलते हैं। और रिवर फ्रंट क्या होता है ना, तो नदी का जो सामने का जो एरिया होता है, नदी का ये जो सामने का एरिया, ठीक है, जहाँ पर लोग आपस में चाट फुचका ठेला और कुछ कुछ रेस्टोरेंट बनता है, ठीक है ना, उसको बोला जाता है रिवर फ्रंट, ठीक है। तो उसको विकसित करने का काम इसमें किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि इसके माध्यम से बसे लोगों की आजीविका और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान दिया जाएगा। अर्थात जब इसका काम किया जाएगा, इससे क्या होगा कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का क्या होगा, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, यानी कि उनका आर्थिक सामाजिक उत्थान होगा। साथ में इसमें एक लक्ष्य रखा गया है कि दूषित जल को गिरने से रोकना है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, बिना अपने स्वेज, यानी कि जहाँ पर मान ली बड़ी बड़ी कंपनियां, नदियों के किनारे बड़ी बड़ी जो कंपनियां स्थापित होती है, वो क्या करती है, अपना सारा का सारा कचरा डाल देती है नदी में, ठीक है। तो उस पर ध्यान रखा जाएगा कि इस बार ऐसा कोई भी काम ना हो, रोका जाए, ताकि नदियों में गंदा पानी ना आ जाए, ठीक है। और किनारों पर हरियाली लगाई जाएगी, नदी के किनारे क्या लगाया जाएगा दोस्तों, पेड़ पौधा लगाया जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हल्का सा दोस्तों इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कहीं एग्जाम में पूछ देगा, ठीक है। रामदयाल मुंडा, ठीक है ना, रामदयाल मुंडा का सपना अधूरा नहीं बना ओपन एयर थिएटर, ठीक है ना। ये आप ये देख रहे होंगे ऊपर दोस्तों, यहाँ पर एक इमेज आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, गौर से देखिए, एक आपको इमेज दिख रहा होगा, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर एक बैठने लायक जगह बनाया जाता है, फिर बाद में यहाँ पर प्रोग्राम और फंक्शन होता है, ठीक है ना।
तो एक सपना था रामदयाल मुंडा, ठीक है? इनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री दिया जा चुका है। ध्यान रखिए दोस्तों, इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री दिया जा चुका है और ये झारखंड के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, ठीक है? तो ध्यान सुनिए दोस्तों, इनके बारे में क्या है, रामदयाल मुंडा, ठीक है? इनके द्वारा ओपन एयर थिएटर खोलने का सपना देखा गया था। ओपन एयर थिएटर का मतलब ये होता है दोस्तों ना, एक खुले आसमान के नीचे एक ऐसा मतलब म्यूज़ियम टाइप में बनाना जहाँ पर लोग क्या कर सके, अपना आँख का प्रदर्शन दे सके और सामने लोग बैठे रहेंगे, ठीक है ना? इससे क्या होगा, उस राज्य की जितनी भी जो सांस्कृतिक जो महत्व की चीज़ें हैं, वो लोगों के सामने आएगी तो उस राज्य का विकास होगा, ठीक है? लेकिन अभी तक ये नहीं पूरा हुआ है, जो कि रांची के टैगोर हिल में खोला जाना था, ठीक है? कहाँ पे दोस्तों? तो ये टैगोर हिल में। रांची का जो टैगोर हिल है, ठीक है? टैगोर हिल कहाँ पड़ गया दोस्तों? तो रांची में पड़ गया और ये जो टैगोर हिल का एग्ज़ैक्ट लोकेशन देखिएगा दोस्तों, तो आपको मोरहाबादी के बाद पड़ेगा, ठीक है? मोरहाबादी के बगल में ही पड़ेगा टैगोर हिल, ठीक है? अच्छा, इन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री भी दिया जा चुका है, ठीक है? यानी रामदयाल मुंडा जी को भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री भी दिया जा चुका है। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य ये था ना कि झारखंड की टोटल 32 जनजातियाँ, ध्यान रखिए दोस्तों, झारखंड में कुल टोटल 32 जनजातियाँ हैं और 8, ठीक है, 8 सब जातियाँ हैं, ठीक है ना? तो कुल मिलाकर, ठीक है ना? तो झारखंड में कुल कितनी 32 जनजातियाँ हैं, ठीक है? तो ये समर्पित थिएटर था, यानी कि भारत झारखंड में कुल जितनी भी जनजातियाँ हैं ना, उनको ये समर्पित थिएटर था और इनका यहाँ पर नाटक होता, ठीक है? उनके द्वारा अपना प्रस्तुत किया जाता, ठीक है? चलिए, अच्छा, रामदयाल मुंडा जी का सपना इसको सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर विकसित करने पर था, ठीक है? कि इसको हम चाहते हैं कि कल्चरल हेरिटेज यानी कल्चरल सेंटर के तौर पर विकसित हो, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है, सरकार इस पर काम नहीं कर पाई है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर आगे काम करेगी। चलिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं, थोड़ा-सा हम देख लेते हैं, आते हैं शिबू सोरेन, ठीक है? ये न्यूज़ थोड़ा-सा कल का है, ठीक है? कल का नहीं, आज का न्यूज़ है दोस्तों। तो सदन में, यानी कि जब आज सदन की चर्चा हो रही थी, तो उसमें दिसुम गुरु के लिए भारत रत्न की माँग की गई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दिसुम गुरु किनको कहा गया है? तो शिबू सोरेन। आपको पता होगा कि अभी 10 से 15 दिन पहले शिबू सोरेन की मृत्यु हो गई, ठीक है ना? तो उनको दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो उनका दूसरा नाम है, यानी कि उपनाम क्या दिया गया है? दिसुम गुरु नाम दिया गया है। ये जेएमएम के संस्थापक थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के क्या थे दोस्तों? ये संस्थापक थे और इनको भारत रत्न देने की माँग अभी कही गई है। कहाँ उठाई गई है? तो विधानसभा में, झारखंड के विधानसभा में ये माँग की गई है, ठीक है ना? चलिए, अब भारत रत्न की माँग कर दी गई है, ठीक है ना? भारत रत्न, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पॉइंट छूट गया, ठीक है? माफ़ी चाहेंगे दोस्तों। तो भारत रत्न, ध्यान रखिए दोस्तों, भारत रत्न देने की माँग की गई है, ठीक है ना? अब बात समझते हैं कि भारत में 3 प्रकार के सिविल या नागरिक अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है ना? बात करते हैं भारत में कितने प्रकार के, 3 प्रकार के सिविल या नागरिक अवार्ड दिए जाते हैं। पहला कौन-सा है दोस्तों? पहला है भारत रत्न, ठीक है? पहला कौन-सा हो गया आपका? भारत रत्न। ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है, यानी कि पूरे भारत में जो सबसे सर्वोच्च सम्मान है, वो कौन-सा दोस्तों? भारत रत्न है। इसकी शुरुआत, ठीक है, डायरेक्टली आप पूरा डेट याद मत रखिएगा, आप डेट याद रख सकते हैं 1954। ध्यान रखिए दोस्तों, जो 2 जनवरी 1954 से की गई थी, ठीक है ना? 2 जनवरी 1954 से इसकी शुरुआत की गई थी। ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हर साल, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। इसका अपवाद हुआ है, ठीक है? अभी 2024 में जो भारत रत्न दिया गया था, तो कुल 5 लोगों को दिया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइएगा कि 2024 का भारत रत्न जो दिया गया था, कुल 5 लोगों को दिया गया था, तो कौन-कौन लोग थे? ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अपवाद 1-2 हो सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन अब एग्ज़ाम में कहीं पूछता है, ठीक है? ये जेपीएससी के या यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछ सकता है कथन कारण देकर कि बताइए भारत रत्न हर साल कितना दिया जा सकता है? तो हार्डली 3 लोगों को दिया जा सकता है, मैक्सिमम 3 लोगों को। अच्छा, सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो सचिन तेंदुलकर है, ठीक है ना? इनका संबंध किससे है दोस्तों? क्रिकेट से है, पता होगा इनका संबंध किससे है दोस्तों? क्रिकेट से है, ठीक है ना? अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो पहला कौन हो गया दोस्तों? भारत रत्न हो गया। अब बात करते हैं, इसी में ध्यान रखिएगा दोस्तों, दूसरे स्थान पर आता है पद्म सम्मान। ध्यान रखिए दोस्तों, दूसरे स्थान पर कौन आता है दोस्तों? पद्म सम्मान। और इसके 3 प्रकार हैं, ठीक है ना? पद्म सम्मान आता है, इसके 3 प्रकार हैं। पहला हो गया पद्म विभूषण, एक हो गया पद्म भूषण और हो गया पद्मश्री। तो देखिए टॉप में कौन आ गया? भारत रत्न। टॉप में कौन आ गया दोस्तों? भारत रत्न। चलिए आपको यहाँ दिखा देते हैं, मैंने इमेज लेके आया हूँ, ठीक हूँ आपके लिए, मैं देखिए, ठीक है? देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे आप दोस्तों, चलिए देखिए, ये हो गया भारत रत्न, ठीक है? टॉप में भारत रत्न हो गया। फिर कौन आएगा दोस्तों? आएगा पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, फिर आएगा पद्म भूषण और फिर लास्ट में कौन आएगा? पद्मश्री। अल्फ़ाबेटिकली देखिएगा, सबसे बड़ा अक्षर फिर छोटा, ठीक है ना? तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जल्दी-जल्दी हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिले हो गया लगता है, माफ़ी चाहेंगे, कोई लिंक नहीं, हम जल्दी आपको समझना है, ठीक है ना? अब बात करते हैं, देखिए कुछ पॉइंट आते हैं दोस्तों, ठीक है? ये थोड़ा बिहार का न्यूज़ है, लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें इलेक्शन कमीशन की चर्चा की गई है, तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है?
बाकी मैं आपके लिए इंटरनेशनल लेवल, ठीक है ना, क्योंकि आपका ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ झारखंड में सिर्फ खाली झारखंड का प्रश्न पूछेगा, आपका राष्ट्रीय स्तर का भी प्रश्न रहेगा एक दो, और कुछ इंटरनेशनल लेवल का प्रश्न रहेगा, तो मैं वो भी शामिल करूँगा, ठीक है, कल से समय के साथ देखता हूँ। चलिए, अब आपको पता होगा दोस्तों, कुछ दिन से क्या है ना, बिहार में एक तरह का न्यूज़ चल रहा है, ठीक है, कि जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या किया गया है ना, इलेक्शन कमीशन के द्वारा 65 लाख वोटर, ठीक है, 65 लाख वोटर को बाहर कर दिया गया है मतदाता सूची से। 65 लाख वोटर को क्या कर दिया गया है, मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है। इसके लिए क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया है कि सरकार कैसे कर सकती है, ये इलेक्शन कमीशन ऐसे कैसे कर सकता है, ठीक है ना। उसी के चलते आप देख रहे होंगे अभी अभी वर्तमान समय में कि हर जगह कहीं ना कहीं SI करके, ठीक है, SI सर करके, ध्यान रखिए दोस्तों, SIR सर करके एक तरह का भी रिपोर्ट चल रहा होगा, खासकर संसद में अभी हंगामा जब हो रहा था या संसद के बाहर हमारे जो देश के जो MP हैं वो क्या कर रहे थे, सर का पोस्टर लिए हुए, ठीक है ना। सर का मतलब क्या होता है अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसका पोस्टर लेकर वो विरोध कर रहे थे कि सर को क्या किया जाए, दोबारा से किया जाए, ठीक है ना। चलिए, सर का मतलब क्या होता है हम लोग सब एक करके देख लेंगे। तो मैंने आपको यहाँ छोटा सा हिंट दे दिया है कि देखिए ये ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको की पॉइंट में आपको इनरोल करूँगा, मैंने की पॉइंट को यहाँ अटैच कर दिया है, उसको देखिएगा, ठीक है। चलिए पूरी बात देखते क्या हुआ है। हुआ ये है ना कि बिहार से हटाए गए वोटर करेंगे ऑनलाइन आवेदन, आधार कार्ड भी होगा मान्य। अर्थात हुआ क्या है ना कि अभी इससे पहले यहाँ पर देखिए पहला न्यूज़ पढ़िए, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई भी चल रही है। इसी को सर बोला गया है, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अर्थात क्या हुआ है कहानी ना कि जो हमारे देश की जो हमारे देश की जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा क्या किया देखा गया ना कि बिहार में अभी चुनाव होने वाला है, बिहार में नवंबर में, ठीक है, 2025 का नवंबर में चुनाव होने वाला है। तो इलेक्शन कमीशन अपना काम में जुट गई है और इलेक्शन कमीशन ये देख रही है ना कि कौन से ऐसे वोटर हैं जो यहाँ से जा चुके हैं या जो अभी है नहीं, ठीक है। तो इसी को लेकर ध्यान रखिएगा दोस्तों, इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या किया गया ना कि जब वो मतदाता सूची को वेरीफाई कर रही थी तो उसके द्वारा उनके द्वारा 65 लाख, ठीक है, 65 लाख वोटर को, ठीक है ना, 65 लाख मतदाता को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया, वोटर लिस्ट से क्या कर दिया गया दोस्तों, बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है ना। क्योंकि अब किसके माध्यम से, तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि बहुत ही गहन परीक्षण करने के बाद ये काम किया गया था, ठीक है। लिखा हुआ है देखिए पढ़िएगा, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई चल रही है। अर्थात जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो काम किया गया, ठीक है ना, तो इसके खिलाफ, ठीक है ना, जो विपक्षी दलों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ये काम, ठीक है, इलेक्शन कमीशन द्वारा जानबूझ करके किया गया, ठीक है। तो ये सब इसके ऊपर ऐसा केस हो रहा था। अब लेकिन अभी हुआ क्या है, इससे प्रॉब्लम देखिए, अब बात करते हैं प्रॉब्लम क्या हुआ है, ठीक है। इसलिए कि आपको इसमें न्यूज़ इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि इससे कुछ जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न होगा जो आपको समझ पड़ेगा। इससे क्या हुआ देखिए, प्रॉब्लम क्या हो गया है ना, तो प्रॉब्लम ये हुआ है कि 65 लाख से अधिक मतदाता सूची से बाहर हो गए हैं, ठीक है। 65 लाख, ठीक है, बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा आंकड़ा होता है 65 लाख, समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इलेक्शन कमीशन ने इसका क्या कारण बताया कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि बताइए भैया आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि 65 लाख लोग मतदाता सूची से बिहार से बाहर हो गए हैं, तो उनका ये कहना है ना, क्योंकि पहला कारण ये है कि राइज ओवर हायर डिलिटेशन एमोंग वुमेन ड्यू टू परमानेंटली माइग्रेटेड। अब बात समझिए, यहाँ पर इसको मैंने इंग्लिश लिख दिया है, थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ। होता क्या है कि खासकर बिहार में, ठीक है ना, जो बिहार की जो गई महिलाएँ हैं, ठीक है, बिहार की जो लड़की है जो 18 साल से 39 साल की उम्र की लड़की है, उनका जब भी शादी होता है तो परमानेंटली माइग्रेट कर जाती है। माइग्रेट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान माइग्रेट कर जाती है या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट कर जाती है, ठीक है। उसके चलते क्या हो गया है कि उन लड़कियों का पहले से वोटर लिस्ट में नाम था, लेकिन जब वो माइग्रेट कर चली गई है, यानी कि यहाँ से शादी होकर दूसरी जगह चली गई है, तो उसका वहाँ नाम जोड़ दिया गया, तो यहाँ से नाम काटना ज़रूरी है। तो पहला इलेक्शन कमीशन द्वारा ये बात बोला गया है कि कुछ लड़कियाँ शादी ब्याह करके चली जाती हैं, यहाँ से परमानेंटली माइग्रेट हो जाती है, तो उसका नाम काटना ज़रूरी है। दूसरा क्या कहा गया है ना कि माइग्रेटर वोटर्स में बी इनरोल इन अदर प्लेसेस। दूसरा कारण ये बताया गया कि कुछ लोग काम के पर्पज़ से, ठीक है, मान लीजिए कुछ लोग बिहार के रहने वाले थे लेकिन जॉब लग गया जाके महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में काम करते करते महाराष्ट्र में बस गए या किसी और स्टेट में जाके बस गए, तो वहाँ पर जाके फिर वो इनरोल हो गए, क्योंकि हमेशा अपना वो आईडी बोल दी कि भैया हम यहीं रहने वाले हैं तो हमको यहाँ का वोटर आईडी चाहिए, तो उसके चलते हो गया। तीसरा क्या है ना, कहा जाता है कि 22 लाख वोटर ऐसे हैं जो मर चुके हैं, ठीक है, और 8 लाख डुप्लीकेट हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से टोटल 30 लाख ऐसे वोटर हैं जिनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। 22 लाख वोटर मर चुके हैं, क्योंकि भैया जो उम्र में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वो मर जाते हैं,
तो उनका वहाँ उनके घर वाले नाम कटवाना भूल जाते हैं। जब भी जनगणना वाले आते होंगे तो मत नहीं बोलते होंगे कि भई आपके परिवार में कौन मरा है, ठीक है? गाँव देहात में लोग अभी भी अशिक्षित हैं, तो इस कारण ऐसा हो सकता है। और 8 लाख क्या है डुप्लीकेट वोटर आईडी पाए गए हैं, तो उसको भी कैंसल किया गया है। साथ में हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में के पास इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इस साल, ठीक है ना, इस साल बिहार में 2.35 लाख न्यू वोटर जुड़ने वाले हैं। और इसको लेकर अब अगली जो सुनवाई है वो 8 सितंबर 2025 को होने वाली है। जैसे ही अगर इसमें कोई रिपोर्ट और भी आती है अच्छी रिपोर्ट, मैं आपको यहाँ मैं सूचित कर दूंगा कि आगे चलकर क्या हो रहा है, ठीक है? तो इसका जो अगला अनाउंसमेंट है वो 8 अप्रैल 2025 को होने वाला है। चलिए अब बात देखते हैं। ये तो बेसिक सा बात हो गया कि क्या हुआ, ठीक है ना? स्पेशल माफ चाहेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब आते हैं थोड़ा सा झारखंड बिहार के बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ अच्छी बातें, ठीक है? ध्यान रखिए दोस्तों, बिहार का चुनाव आने वाला है और बिहार का जो इलेक्शन है वो नवंबर 2025 के आसपास होने वाला है, ठीक है? अभी तक मैं डाटा चेक कर रहा था इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर, तो अभी तक सरकार के द्वारा या इलेक्शन कमीशन द्वारा अभी तक घोषणा नहीं किया गया है कि अभी चुनाव कब तक होगा। क्यों? क्योंकि जो ये मैटर उठ गया है मतदाता सूची का कि मतदाता सूची से 65 लाख बाहर हैं, इसके चलते इलेक्शन कमीशन ने अभी तक डेट घोषित नहीं किया है। ऐसे इसके अलावा ध्यान रखिए दोस्तों, बिहार है ना, बिहार में बाई कैमरल है। ध्यान रखिए दोस्तों, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, ठीक है ना? द्विसदनात्मक व्यवस्था का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो बिहार, ठीक है ना, बिहार में क्या है दोस्तों, एक विधानसभा भी है और एक विधान परिषद भी है, ठीक है? भारत में कुल 6 राज्य ऐसे हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, आप इसका नाम कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना? भारत के कुल ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पर बाई कैमरल है, यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था है, अर्थात तो वहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी। जैसे झारखंड में सिर्फ क्या है, विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो मात्र 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद है। कौन कौन है दोस्तों, ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है? चलिए मैं बता ही देता हूँ, ठीक है? कोई हड़बड़ी नहीं है, यहाँ पर बताने के लिए मैं आया हूँ, ठीक है? लेकिन प्रयास कीजिएगा, मेरे को बाद में आप सोचिए, ठीक है? मैं 2 मिनट समय दे रहा था तो टाइप कीजिए आप। चलिए अब बताते हैं, देखिए दोस्तों, तो पहला हो गया यूपी बिहार। पहला कौन हो गया दोस्तों? आपका यूपी और बिहार, ठीक है? दूसरा हो गया महाराष्ट्र और कर्नाटका। तीसरा हो गया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है? टोटल 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? तो विधान परिषद देखने को हमको मिलेगा। अच्छा, बिहार में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं दोस्तों? तो 243 है और विधान परिषद की सीटें, कुल सीटें हैं 75 है। लेकिन ध्यान रखिएगा, 75 में से जो 63 सीट है ना, उसका चुनाव होता है और 12 जो है ना, 12 उसका निर्वाचन गवर्नर के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना? 12 का निर्वाचन, 12 को मनोनीत किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो गवर्नर के द्वारा ये मनोनीत किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए थोड़ा करंट अफेयर का बात देख लेते हैं। अच्छा बताइएगा, वर्तमान समय में भी अब हमारे बिहार के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान साहब है, ठीक है ना? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है? आरिफ मोहम्मद खान साहब है। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। किस पार्टी से? जेडीयू से, जनता दल यूनाइटेड से, ठीक है? नीतीश कुमार किस पार्टी से? जनता दल से हैं। अच्छा चलिए ध्यान देखिए, कुछ हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताना चाहते हैं दोस्तों। आपने कभी वोटर आईडी देखा होगा, ठीक है? आपने वोटर आईडी देखा है ना? वोटर आईडी, आपका वोटर आईडी कार्ड होता है, तो यहाँ आपका फोटो रहता है, नाम पता रहता है, यहाँ पर एक आपको एक सीरियल नंबर मिलता होगा। इसको बोलते हैं दोस्तों ईपिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ईपिक नंबर। ये थोड़ी जानकारी के लिए है, आप रख सकते हैं, ठीक है? तो वोटर आईडी में एक होता है ईपिक नंबर। जैसे आपका जो आधार कार्ड में आपका आधार नंबर होता है ना, 16 अंक का ना, उसी प्रकार वोटर आईडी में ईपिक नंबर होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्टोरल, ठीक है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है, ठीक है? आप नंबर अपना खोल के देखिएगा आधार कार्ड में, सॉरी आपका वोटर आईडी में, तो आपको यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ, शुरुआत में AFM करके कुछ लिखा रहेगा, फिर कुछ नंबर लिखा रहेगा। इसी को बोलते हैं ईपिक नंबर बोलते हैं, ठीक है? चलिए अब बात कीजिए, अब यहाँ पर इतना बात निकल गया है तो इलेक्शन कमीशन को भी थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है इलेक्शन कमीशन का मामला। तो नहीं चलेगा, कैसे चलेगा? चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन हम लोग। बात समझिए दोस्तों, तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यानी भारत का जो निर्वाचन आयोग है, उसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 15 में की गई है, सॉरी भाग नंबर 15 में की गई है और आर्टिकल 324 से 329 है। भाग 15 और आर्टिकल 324 से 329 में है। ये कैसा निकाय है दोस्तों? संवैधानिक निकाय, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि इसकी चर्चा संविधान में की गई है। अच्छा, भारत का जो निर्वाचन आयोग है किसका चुनाव करवाता है? तो ध्यान रखिएगा, तो विधानसभा का, विधान परिषद का चुनाव करवाएगा। राज्य में विधानसभा और विधान परिषद को चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? तो निर्वाचन आयोग करवाता है। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, वो टोटल 6 चीज़ों का चुनाव करवाता है। चलिए अच्छा, अगले बात याद रखिएगा। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो दिल्ली। ध्यान रखिए, जितना भी सरकारी कार्यालय आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अप्रॉक्स, वो कहाँ मिलेगा आपको? हेडक्वार्टर दिल्ली मिलेगा।
अच्छा, ये व्यवस्था कहाँ से ली गई दोस्तों? ब्रिटेन से। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से, ठीक है ना? अब एक आर्टिकल थोड़ा-सा हम लोग डिफाइन कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत आपके लिए ना हो दोस्तों, ठीक है? देखिए आर्टिकल जो 324 है ना, उसमें बात किया गया है चुनाव आयोग की संरचना के बारे में और बहुत कुछ बात कहा गया है इसमें, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, शुरुआत में पहले चुनाव आयोग में केवल 1 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन अब कैसा है दोस्तों, 3 सदस्यीय, ठीक है ना? एक आपका चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और 2 आपका क्या होता है, इलेक्शन कमीशन होते हैं, टोटल 3 हो गए, ठीक है? ऐसे इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है दोस्तों? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, प्रधानमंत्री और अन्य विपक्षी दल के नेताओं के सुझाव के बाद ही राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अच्छा, इनकी समय अवधि 6 साल होती है या 65 साल, ठीक है ना? जो पहले पूरा हो जाए, ये 6 साल पहले पूरा हो जाए चाहे 65 साल, इनको उसके अनुसार इनकी सेवा होती है। अच्छा, ये तो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अगर इनको अगर हटाना है तो महाभियोग के द्वारा, ध्यान रखिए दोस्तों, संसद के द्वारा महाभियोग लाना पड़ेगा। महाभियोग शब्द की चर्चा गलत हो सकती है, मतलब संसद के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो अगर हटाना है तो आपको या तो त्यागपत्र दे दे या फिर इनको संसद द्वारा महाभियोग से हटाना पड़ेगा, ठीक है? चलिए अब हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, ठीक है? जो आपका करंट अफेयर के हिसाब से रिलेटेड है। ध्यान रखिए दोस्तों, भारत के पहले जो सिविल सर्वेंट, ठीक है ना, भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे दोस्तों? तो सुकुमार सेन थे। कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन, ठीक है ना? अच्छा, अभी वर्तमान में जो 26वें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं ना, वो कौन बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार बने हैं। कौन बने दोस्तों? ज्ञानेश कुमार। और इनके खिलाफ अभी जो विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष के जो लोग हैं, वो बोलते हैं कि हम क्या लेके आएंगे दोस्तों? इम्पीचमेंट लेके आएंगे। इम्पीचमेंट को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? महाभियोग बोलते हैं, यानी कि संसद में महाभियोग लाने की बात कही गई है। अच्छा, ये तो 26वें हो गए। अभी जस्ट ये किसको रिप्लेस किए दोस्तों? तो 25, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हमारे देश के जो 25वें जो इलेक्शन कमिश्नर थे, वो थे राजीव कुमार। कौन थे दोस्तों? राजीव कुमार। उनका कार्यकाल कब खत्म हुआ है? तो 18/2/2025 खत्म हुआ है और उसके बाद इन्होंने 19 फरवरी 2025 से अपना कार्यभार संभाला है। बात समझ में आया दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आपका 23 तारीख का करंट अफेयर, ठीक है? आई होप आपको बात समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है? अपने दोस्तों शेयर कीजिए, ठीक है? अगर आप सपोर्ट कीजिएगा तो आपको इससे बेटर वे में आपको और पढ़ने को मिलेगा, ठीक है? झारखंड का आपको टोटल करंट अफेयर आपको पर डे अपडेट अपडेट मिलेगा। छोटी-छोटी जो आप जानकारी जो बनती है, ठीक है? उससे कौन-कौन सा पॉलिटी का, हिस्ट्री का क्वेश्चन बन सकता है, मैं आपको वो सारे क्वेश्चन आपको ला के दूँगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, मैथ, साइंस, रीजनिंग जो भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? मैं वो सारे क्वेश्चन आपको तैयार करके दूँगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है? चलिए, जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर लोगों तक इसकी रीच पहुँचेगी तो मैं इसमें ज़्यादा मेहनत करूँगा दोस्तों, ठीक है? और इसको मैं चाहूँगा और एक बेटर प्लेटफ़ॉर्म पर लेके जाऊँ, ठीक है? चलिए दोस्तों, सभी को एक बार फिर से जय हिंद, जोहार झारखंड दोस्तों।